हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस C10 फरवरी 2016 साइंस पेपर 2 फुल सॉल्यूशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे C10 फरवरी 2016 का साइंस पेपर 2, ठीक है, जिसमें कितने हमारे क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपके दो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपने बताना है कि करेक्ट कौन सा है या दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाई विनोविंग। ठीक है, जो हस्क होता है भूसा, उसे सेपरेट करते हैं हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन के जो अनाज जो होता है उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, भारी बीज होते हैं, उससे अलग करते हैं विनोविंग के द्वारा। ठीक है, सेकंड इसमें दिया है स्टेटमेंट बी, डिफरेंस इन साइज इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ये जो अलग अलग आकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके जो मिश्रण होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के जो कणों का मिक्सचर होता है, उनको जो अलग करते हैं सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये होता है सीविंग मतलब चालन, और फिल्ट्रेशन मतलब होता है आपका छानना। ठीक है, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन द मिक्सचर ऑफ यूटिलाइज टू सेपरेट, मीन्स कि जो अलग अलग आकार के कण होते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें छोटे आकार के कण हैं, बड़े आकार के कण हैं, मतलब बीज के आकार के कण हैं, तो उनको इस तरीके से अलग किया जाता है सीविंग और फिल्ट्रेशन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट है, विनोमिंग से ही अलग किया जाता है। विनोमिंग वो होता है ना जहाँ पे हम, जैसे कि अनाज है, अनाज में अगर भूसा है तो उसको क्या करते हैं, उड़ा करके हवा में उड़ाया जाता है, जिससे कि भूसा अलग हो जाता है, वो विनोमिंग होता है। बाकी ये इसको चालन छान के, और फिल्ट्रेशन तो आप जानते हैं ये भी छानना होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम अलग करते हैं। तो इसमें हमारे स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें है आपका ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। देखिए, जैसे कि विनोमिंग आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर बाय विंड और बाई ब्लोइंग एयर। देखो, हवा से क्या करते हैं, हवा में मतलब ग्रेन है, उसमें हस्क भी है, उसको उड़ाया जाता है, जिसमें जो भारी चीज़ें हैं वो तो नीचे गिर जाती है और हस्क जो है वो उड़ जाता है हवा के साथ। ठीक है, तो हमारा ए जो है हमने यहाँ से देखा तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लास 6 की बुक का ये चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, सेपरेशन ऑफ मटेरियल समथिंग। ठीक है, सीविंग, यस, सीविंग में देखो ये है आपका दिया हुआ है मेथड, कि जैसे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उसमें से बड़े पार्टिकल जैसे कि फ्लोर है, आटा है, इसको क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, बारीक जो कण है वो नीचे गिर गए हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सीविंग। तो इससे आपके और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसमें बाकी भी जो मेथड है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे बाकी भी मेथड है, एक सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, ये भी आप देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन तो आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है ये। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्ट्रेशन में भी जैसे कि किसको छानते हैं हम, चाय को छानते हैं, उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब पार्टिकल्स जैसे कि टी लीव है हमारी। ठीक है, टी लीव्स को हमने क्या करा है, स्ट्रेनर से हम छानते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। तो स्ट्रेनर से ये अगर हम चाय को छानते हैं तो उसमें क्या होता है, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या सारी जो चाय की पत्ती है वो स्ट्रेनर में रह जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखो, इसके ज़्यादा तो दिया नहीं हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है कि हाँ, उसमें जो है चाय की पत्ती मतलब जो भारी कण है वो ऊपर रह जाते हैं, और जो हमें चाय है, लिक्विड है, वो नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड है वो स्थिर अवस्था में रखा गया, मतलब रेस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दी तो क्या होता है, एक्ट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, एक्ट्स ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट्स ओनली साइड वे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर जो लगाया जाता है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एंड रेस्ट, मतलब अगर कोई फ्लूइड है वो रेस्ट स्टेज में, स्थिर अवस्था में है, तो दाब क्या होता है, दाब जो होता है देखो सभी दिशाओं में, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो सभी दिशाओं में बराबर दबाव डालता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि द्रव के जो भीतर किसी बिंदु पर जो दाब है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। स्थिर द्रव में भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई जो लिक्विड है वो रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, रेस्ट में है,
तो उसके जो जितने भी बिंदु होते हैं उसमें प्रत्येक जो डायरेक्शन होती है उसमें जो उसका प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। आपने बताना है कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो आपका इसमें ए दिया हुआ है, द इमेज इज़ लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, द इमेज इज़ वर्चुअल। तो जो इसकी आंसर है, देखो प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर बनाता है एक तो सेम डिस्टेंस, अगर यहाँ पे ए है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी बी जो ए की इमेज बनेगी हमारी, ये भी होगी हमारी 2 सेंटीमीटर। एक तो हमारी डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, तो इसमें जो हमारा है इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, ये सही है, ठीक है। इमेज जो बनती है सेम साइज़ की बनती है, अगर यहाँ ए जितना है तो वहाँ भी हमें इतना ही दिखाई देगा, मतलब इसकी लेंथ जितनी है वो उतनी ही होगी, साइज जितना है वो उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, द इमेज इज़ लार्जर देन, बड़ी नहीं होती, इमेज जो होती है सेम साइज़ की होती है, सेम डिस्टेंस में बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट की राइट, राइट की हमें लेफ्ट इसमें दिखाई देती है, ठीक है। द इमेज इज़ वर्चुअल, और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो हमारा इसमें ए इनकरेक्ट है, बाकी बी सी डी करेक्ट है, तो बी सी डी देखते हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 64, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट। आपने बताना है कि सब सिंगल सेल है किसको छोड़ के, मतलब एक इसमें मल्टी सेलुलर है। तो ऑप्शन है आपकी जाइगोट, हैंस एग, एम्ब्रायो, पैरामीशियम। तो इसमें आपका है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो जो होता है आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि जाइगोट यूनिसेलुलर है, हैंस एग यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है। एम्ब्रायो जो बनता है कब बनता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। जब ये सारी सेल्स या जो गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद जो बनता है एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो बनता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 65, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉर द डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। डेली लाइफ के इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ए है इसमें, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस फॉल स्मेल, मतलब जब खाना सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है तो उसमें गंदी स्मेल आती है। अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम, यस, जो एप्पल्स का स्लाइस है, टुकड़ा है, वो उसका कलर ब्राउन हो जाता है उसको कुछ समय के लिए अगर छोड़ देते हैं तो, ऐसे ही खुला। When an ant bite, calamine is used to ease the irritation on skin. Yes, calamine solution जब कोई चींटी काट देती है तो उसमें क्या लगाते हैं, इरिटेशन जलन होती है तो स्किन में कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है। तो आपने बताना है कि इसमें से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके हैं इसमें, अब देखिए क्या है। ए एंड बी रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, अच्छा ये चेंज दिए हुए हैं, ए और बी जो है वो केमिकल चेंज दिखा रहे हैं। ऑल आर केमिकल चेंज, बी इज़ फिजिकल चेंज, ए एंड बी आर फिजिकल चेंज। फर्स्ट है, तो फर्स्ट है कि व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना ख़राब हो गया तो इसमें से गंदी स्मेल, हाँ ये आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो है जो अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आता है, मतलब जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी न्यू प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ये तो केमिकल चेंज है। बाकी हम अगर इससे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आ रहा है, खाना ख़राब हो गया तो हो गया, फिर से इसको हम सही नहीं कर सकते हैं। एप्पल की स्लाइस है उसमें ब्राउन कलर आ गया, मतलब वो ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है, तो ब्राउन कलर आ गया तो उसको फिर हम ताज़ा फ्रेश नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज है। हाँ, आंट बाइट चींटी काटती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं इरिटेशन। अब इरिटेशन क्यों हो रही है, जब उसमें उसने क्या इंजेक्ट कर दिया, एसिड इंजेक्ट कर दिया है। अब उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे ही आपकी केमिकल चेंज है, ऑल आर केमिकल चेंज, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। लैंग्वेज। क्वेश्चन 66, अ स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, एक स्टूडेंट है वो मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाता है। डिजोल्व द एस ऑफ द रिबन्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल वाटर, ठीक है, जो उसकी राख बच जाती है उसको क्या करता है वो डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देता है, ठीक है। ऑन पोरिंग 1 ड्रॉप ईच दिस सॉल्यूशन, अब इसमें क्या करता है सॉल्यूशन, एक एक ड्रॉप इस सॉल्यूशन की फर्स्ट इन द ब्लू लिटमस, इस जो सॉल्यूशन मिला है उसको इसकी जो एक ड्रॉप है वो ब्लू लिटमस पे डालता है, एंड देन इन रेड लिटमस सॉल्यूशन ही वुड ऑब्जॉर्व दैट, उसे क्या मिलता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम ने जो रिएक्शन की है एयर में Mg+O, तो हमारा बनता है MgO, O2 जो होता है ये, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस मिला है। अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, MgO तो हमें मिल गया था, ठीक है, अब उसने MgO को इस एस को क्या करा है, किस में डिजोल्व कर दिया है, वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो MgO + H2O,
तो हमें मिला MgOH की होल 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड से आप समझ गए होंगे ये एक बेस है, ठीक है, ये एक हमें मिल गया है बेस। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। अब बेस मिला है, बेस क्या करता है, बेस को समझ लेते हैं। बेस जो होता है, बेस जो है रेड लिटमस को टर्न ब्लू कर देता है, बेस रेड को ब्लू करता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं ब्लू को रेड करता है, तो रेड को ब्लू करेगा तो वाला ऑप्शन हम इसमें देखेंगे अब, रेड को ब्लू, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन है हमारी फर्स्ट इसमें दिया है ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, ब्लू वाला ब्लू ही रहता है, वेयर इज द रेड लिटमस टर्न ब्लू। अभी हमने समझा था यहाँ पे जो रेड लिटमस जहाँ पे ब्लू हो जाता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, बाकी इसमें रॉन्ग होंगे। ब्लू लिटमस टर्न कलरलेस, वेयर इज द रेड लिटमस रिमेन रेड, ये नहीं होगा। ब्लू लिटमस टर्न रेड, वेयर एज रेड लिटमस रिमेन्स रेड, ये नहीं होगा, ठीक है। ब्लू लिटमस टर्न रेड, वेयर इज द रेड, ले दोनों ही चीज़ नहीं होंगे, तो हमारे जो आंसर इसमें फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, गिव द रीजन। कॉपर जो है उसको जिंक को सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करता है, इसका रीजन बताइए, ठीक है। तो कैसे है इसमें रिएक्शन देखो, अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि Cu प्लस ZnSO4 है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसका रीजन बताना है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि कॉपर जो है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उसको उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। मीन्स कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक, लेस रिएक्टिव है देन जिंक, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कह रहा है कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा होगा तो कर देता ना, ज़्यादा तो होगा नहीं। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, यस कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल, जिंक जो है नोबल मेटल नहीं होता है, ठीक है। नोबल में आपकी आती हैं जो 0 ग्रुप में आती है, 18 में जो आती हैं, जो 18वें समूह में आती है, जितने भी मेटल्स आते हैं जैसे कि नियॉन आर्गन जो आपके आते हैं ये, ठीक है, ये आपकी क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम इसमें आ गए। जिंक अपीयर्स बिलो कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें कह रहा है कि जिंक जो है जिंक जो होगा अपीयर बिलो कॉपर, यानी कि कॉपर के नीचे जिंक होगा, ये कह रहा है। अगर कॉपर, हाँ कॉपर है सही है, कॉपर क्योंकि हाँ नीचे को हम जाते तो ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी कम होती है ना, ऊपर को बढ़ेगी, तो ये भी गलत होगा हमारा फिर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कॉपर के नीचे जिंक होगा, कॉपर के नीचे जिंक होगा, कॉपर के नीचे क्यों, जिंक ऊपर होगा इसका मतलब, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। तो इसका आंसर जो हमारा है सिर्फ बी ही है, ओनली बी, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन 68, सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग अ ग्रुप डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इसमें बताना है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टाइफॉइड, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो बैक्टीरिया से होने वाली क्या क्या बीमारियाँ, सिर्फ बैक्टीरिया पूछी हैं। जैसे पोलियो, ये तो HIV वायरस ही है हमारा, इसमें तो वायरस आ गया, ठीक है, ये वायरस ही है हमारा, ये वायरस से ही होता है हमारा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है हमारा। बाकी है इसमें है ट्यूबरकुलोसिस, ये है हमारा होता है किससे, बैक्टीरिया से, हाँ निमोनिया होता है बैक्टीरिया से, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जैसे उसमें मलेरिया है, मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो है तो टाइफाइड इसमें आया तो इसमें हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है करेक्ट। ये चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये हमारा इसमें किस में आ गया है, वायरस से होने वाले डिजीज़ में आ गया, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है अब नेक्स्ट 68, क्वेश्चन 67, ठीक है, ये हमारा 67। अब 67 में ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी, ए और बी को देखो, विच ऑफ द नेम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन कॉलम ए एंड द ग्रुप बी विच दे बिलोंग टू द गिवन कॉलम। ए और बी में आपने है ये मैच करके आपने बताने कौन सा किससे मैच करेगा, कौन सा क्या है। एस्परजिलस, एस्परजिलस हम जानते हैं ये एक होता है फंगी, तो ए का हमारा हो गया थर्ड, ए का थर्ड तो अब 2 में दिए हुए, ए का थर्ड बी में भी दिया सी में भी दिया, अभी आगे देख लेते हैं चलो। लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस जो होता है बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बी का थर्ड, बी का थर्ड नहीं बी का सेकंड, सॉरी बी का सेकंड,
अब बी का सेकंड में देखो दोनों में ही सेकंड दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब हमारा हो गया ए का हमारा थर्ड, बी हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। पैरामीशियम सी हमारा हो गया है फोर्थ। एंड स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा है एक एल्गी, यस फर्स्ट। तो डी हमारा हो गया फर्स्ट। अब देखते हो 3 2 4 फर्स्ट, 3 2 4 फर्स्ट हो गया हमारा सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये हमारा 69 था, ओके 69 क्वेश्चन। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेन्स के बारे में क्या सही है। ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, सारी वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती हैं। नहीं, वेन्स जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड तो लेकर जाती हैं पल्मोनरी वेन को छोड़ के। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स हैव थिन वॉल्ड, वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है, हाँ ये सही है क्योंकि आर्टरीज की थिक होती हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट, हाँ वेन जो होती हैं कहाँ से ले जाती है ब्लड जो लेकर आती हैं यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ पे लेकर आती हैं, हार्ट में लेकर आती है ना, ठीक है। CO2 वाले ब्लड को कहाँ पे ले जाती हैं, ये हार्ट में ले जाती हैं, ऑर्गन से हार्ट में ले जाती हैं। फिर वो हार्ट में आ गया ब्लड, ठीक है, हार्ट में आया, हार्ट से फिर ये लंग्स में जाता है ना छनने के लिए, ये लंग्स में जाता है छनने के लिए, छना उसके बाद लंग्स से फिर ये फिर से हार्ट में आता है, फिर से हार्ट लंग्स से छनने के बाद फिर से हार्ट में आता है। जो फिर से हार्ट में आता है यानी कि प्योर ब्लड, वो O2 वाला ब्लड होता है, वो पल्मोनरी वेन लाती है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे बी और सी, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी। अब देखते हैं बी एंड सी हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 71, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस। अब सेलुलोज रिच क्या होता है, जो रफेज कहते हैं, ठीक है। आर कंसिडर्ड एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इस करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के बारे में है, सेलुलोज जो होता है मतलब रफेज जो होता है खाद्य पदार्थ जो है मानव के बैलेंस जो डाइट होती है उसके लिए ज़रूरी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ज़रूरी माने जाते हैं। अब इसके बारे में आपने बताना है कि क्या सही है, क्यों सही है ये, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर्स, नो ये हमारा करेक्ट नहीं है। सेलुलोज ब्रेक्स डाउन इजीली इनटू स्मॉलर कंपोनेंट विच इज़ द इजेस्टेड एज रफेज। तो इसमें कह रहा है कि सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है जो कि क्या करता है रफेज के रूप में फिर बाहर निकलता है बॉडी से, नो ये भी नहीं है। ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, ह्यूमन बींग में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है। सेलुलोज इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है विच गेट एब्जॉर्ब द ह्यूमन ब्लड एंड गिव्स एनर्जी, नो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब सेलुलोज ऐसा होता है ना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे हैं वो तो हमारी बॉडी में ले लिए जाते हैं ब्लड के थ्रू, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बट सेलुलोज एब्जॉर्ब नहीं होता है ना, रफेज जो मोटा होता है, रुक्षांश जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या होता है, ये बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं इसीलिए क्या होता है ये मोटा होता है, ठीक है। और क्या होता है ये हमारे जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन में मतलब हेल्प करने का क्या मतलब हुआ, बाकी चीज़ तो डाइजेस्ट हो गई, बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए हैं, बाकी जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी से। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर सी। क्वेश्चन 72, द जॉइंट्स बिटवीन हेड एंड अपर जॉ एग्जाम्पल ऑफ। हमारी हेड और अपर जॉ, हमारे हेड और अपर जॉ के बीच में जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है इसमें हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, फिक्स जॉइंट। देखिए इसके लिए आपका ये क्लास 6 में दिया हुआ है, सारे जॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं सीधे आपको फिक्स जॉइंट में लेके जाती हूँ। फिक्स जॉइंट में देखो ये लिखा हुआ है कि सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। द बोन्स कांट मूव एट दिस जॉइंट, इस जो जगहों की जो हमारा जॉइंट होता है वो मूव नहीं होता है, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, इसी को फिक्स जॉइंट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं तो इसको नहीं पढ़ रही हूँ, तो सीधे इसमें लिखा है देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स जॉइंट।
तो यहाँ पे जो होता है हमारा फिक्स जॉइंट, मतलब अपर जो है मतलब फिक्स रहता है ना, उसको हम मूव नहीं कर सकते इधर उधर, एक जगह पे रहता है तो रहता ही है, ठीक है। तो ये है आपका फिक्स जॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन 73, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज लेस देन द प्रेजेंट ऑफ द रिवर एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो फ्रेश वाटर स्टोर है ग्राउंड में, लेस देन द प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो किससे कम है, जो नदियों के पानी से और जो वर्ल्ड में लेक का पानी है उससे कम है। वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीपुल्स ओनली इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो होती है पानी की जो प्रॉब्लम होती है, पानी की कमी की शॉर्टेज की, वो ज़्यादा होती हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ ओनली सोर्स ऑफ द इरीगेशन द फील्ड, ठीक है, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए जो नदियों का पानी होता है वो एकमात्र सोर्स है। रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो है वाटर का अल्टीमेट स्रोत है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार कि ये कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर है स्टोर है ग्राउंड में, यानी कि अंदर ज़मीन के अंदर, तो वो क्या है नदियों के पानी से और इसके पानी से कम है, कह रहा लेस है, कह रहा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ज़मीन के अंदर धरती के अंदर पानी है वो नदियों और झीलों के पानी से ज़्यादा अधिक है, ठीक है। दूसरा हमारा है कि वाटर स्टोर पानी की कमी की जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं सिर्फ रूरल एरिया ही करते हैं, रूरल एरिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही करते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इरीगेशन, यानी कि इरीगेशन के लिए सिर्फ एकमात्र स्रोत जो है नदियों का पानी ही नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा डी करेक्ट है। जो बारिश का पानी होता है वो क्या है, एक वर्षा का प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हैं जिसको, या मूलभूत स्रोत है। तो हमारा आंसर इसमें ओनली डी। क्वेश्चन 74, द असेसमेंट इन साइंस शुड बी फोकस्ड ऑन। साइंस में जो असेसमेंट हैं वो होने चाहिए, ठीक है, आकलन जो होना चाहिए। प्रिसाइज डेफिनेशन एंड करेक्ट आंसर, डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं है कि डेफिनेशन और उत्तरों पर ही ध्यान दिया जाए, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, हाँ जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रोसेस है उनकी समझ पर, यस समझ पर तो है, कोई भी कॉन्सेप्ट है कोई भी प्रोसेस है उसको समझना है। गेटिंग अक्यूरेट रिजल्ट इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब जब क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करते हुए सही परिणाम आना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट हमें करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है, इनकरेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें तो रिजल्ट जो आते हैं हाँ सही भी है नहीं भी है, ठीक है। द एबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लियर डायग्राम, हाँ डायग्राम बनाना ही नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स गुड ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्नों को पहचानिए, आपने बताना है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से हैं, ओपन एंडेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दूं मुक्त अंत वाले जो प्रश्न ओपन एंडेड क्या होते हैं, मतलब जिनके आंसर की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड आंसर हैं, ठीक है, जैसे कि हम शॉर्ट में नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर होते हैं हमारे, मतलब जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने आइडियाज़ या उसको हम अपने खुद से भी लिख सकते हैं जिनके आंसर, तो वो होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आई क्लोज्ड एंडेड जो होते हैं आपके, क्लोज्ड एंडेड जैसे कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमसे जब पूछा है कि वन वर्ड का आंसर, तो हाँ इसका आंसर है वन वर्ड का, हमने दे दिया। हमारा जो एमसीक्यूज आंसर है हमने उसका वन वर्ड का आंसर, जो चार ऑप्शन है उसमें से हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन में हमने चार ऑप्शन दिए तो हमने उसके आंसर लिख दिए, तो वो हम उसको ओपन एंडेड नहीं कह सकते, वो क्लोज एंडेड है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं कि क्या है, क्वेश्चन दिया है व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड बी फेस इन आवर बॉडीज़ डिड नॉट हैव मसल्स इन इट, ठीक है, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियाँ ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ रोज़ प्लांट, मैंगो ट्री एंड तुलसी। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, नीम के, रोज़ के और मैंगो के ट्री में, तुलसी के ट्री में, ठीक है। सी आपका है स्नेक एंड स्नेल हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, वाई इज़ इट सो। स्नेक और स्नेल जो होते हैं उनकी जो अलग अलग मतलब बॉडी के मूवमेंट के जो स्टाइल्स हैं अलग अलग होते हैं, क्यों, ठीक है, ऐसा है तो क्यों। उसके बाद है नेक्स्ट आपका दिया है ऑब्जर्व वेरियस रूट एंड राइट देयर फंक्शन, अलग अलग प्रकार की रूटों को ऑब्जर्व करो और उनके फीचर्स के बारे में लिखो, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सोचने पे हमारी जो डाइवर्स थिंकिंग जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपनी, ठीक है, हाँ जिसमें हम डाइवर्स थिंकिंग यूज़ करें या जिसमें हम सोच रहे हैं, ठीक है, सोच किस में रहे हैं,
वट डिफ़िकल्टीज वुड वी फेस इन आवर बॉडीज डिड नॉट हैव मसल्स इन इट। क्या होगा कि अगर हमारे शरीर में मांसपेशियाँ ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यस, इसमें हम सोचेंगे ना, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम सोचेंगे कि हमारे इसमें ना हो तो क्या करेंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका कोई एक आंसर नहीं होगा हमारे पास, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें फ़िलहाल तो ये लग रहा है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट है। इसमें तो हमें करेक्ट आंसर हमें पता ही है कि हाँ, स्टेम, रोज प्लांट हमें टॉपिक दे दिए हैं, मैंगो ट्री दे दिया है, तुलसी है। इन तीनों में ही डिफरेंस बताना है कि हाँ, रोज प्लांट ऐसा होता है, मैंगो ऐसा होता है, तुलसी ऐसी होती है। स्नेक और इसमें क्या बॉडी के उसमें स्टाइल होती है, क्यों होती है। उसके बाद है रूट को हमें देखना है और उसके फीचर्स हमें लिखने हैं। इसमें भी कोई हमारी ज़्यादा थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए, तो मतलब सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 76, रीड द फॉलोइंग विच अपीयर इन क्लास 8th NCERT टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी आपका ये दिया हुआ है, क्लास 8th की टेक्स्ट बुक से एक पैसेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए इसमें, नायलॉन अपीयर लाइक अ सिल्क। नायलॉन कैसा दिखता है, सिल्क के जैसे दिखता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। दीज एंडरिंग क्वालिटीज़ ऑफ नायलॉन क्रिएटेड इन पब्लिक सेंसेशन और नायलॉन मानिया। तो क्या हुआ था, इसकी वजह से पब्लिक में सेंसेशन हो गया था, सेंसेशन यानी कि क्रिएट हो गया था जब ये मानिया में सबसे पहले आया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1939 में। वुमेन्स स्टॉकिंग मेड फ्रॉम दिस न्यू फाइबर। तो वुमन में मतलब महिलाओं में इसके लिए क्या हो गई थी, नई चीज़ें, इस फाइबर से नई चीज़ें बनाने के लिए डिमांड हो गई थी, ग्रेट डिमांड। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोड्यूस्ड हैड टू बी डिलीवर्ड टू मेकिंग पैरासूट ड्यूरिंग इन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो अधिकतर जो नायलॉन था वो कहाँ चले, महिलाओं में इसकी डिमांड तो थी, लेकिन ये कहाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से ये कहाँ ले जाया गया, पैरासूट बनाने में इसका यूज होने लगा, ठीक है। आफ्टर द वार व्हेन वॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग रिज्यूम्ड, सप्लाई डिड नॉट मैच द डिमांड। मतलब युद्ध के बाद फिर इसकी दोबारा से डिमांड होने लगी, ठीक है। तो इसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा हो नहीं सकी जितनी डिमांड थी। देयर वॉज ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, और इसके लिए बहुत ही काला बाजारी थी, मतलब ब्लैक मार्केट भी थी इसके लिए। वुमन हैड टू वेट फॉर आवर्स टू क्यू, मतलब महिलाओं को लंबी लाइन में लगना पड़ता था टू गेट अ पेयर, ठीक है। इसके पेयर के लिए महिलाओं को लंबी लाइन में लगना पड़ता था। ऑफन देयर वन नाइलॉन रायॉट्स, और इसके लिए नाइलॉन के लिए बहुत सारे झगड़े यानी कि उपद्रव भी हुआ करते थे। वट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एबव इन द साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो इसमें दिया हुआ है इसमें क्या शामिल करने की सार्थकता है। क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, ए है इसमें, टू डेवलप अ हिस्टोरिकल, ठीक है, पर्सपेक्टिव साइंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, कि विज्ञान में की जो ऐतिहासिक उसको दिखाना है, ऐतिहासिक विकास को दिखाना है या उनके विचारों को शामिल करना। टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ न्यू इन्वेंशंस क्रिएट न्यू डिमांड, या ये दिखाना कि यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। टू डेवलप हिस्टोरिक होलिस्टिक, टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंस के बारे में होलिस्टिक डेवलपमेंट विकसित करना, ठीक है, डेवलप करना, विकास करना। इंक्लूडिंग सच एज एनेक्डोट्स मेक साइंस टेक्स्ट बुक्स लाइट एंड ईजी, और इसको ये दिखा के कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को आसान और सरल बनाते हैं हम, ये ऐसी चीज़ों को दिखा के। तो इसमें क्या कहना चाह रही है, इतने पैराग्राफ में ये पैराग्राफ जो साइंस में डाला हुआ है इस तरीके का, मतलब कि कैसा है, वैसे देखा जाए तो एक तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे दिया हुआ है। तो बट यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख के किस तरीके से दिया है, इसको यही मानेंगे हम, हिस्ट्री का दिया हुआ। तो इसमें हमारा इतिहास खुद बताया हुआ है कि नायलॉन जो है इंडिया में कैसे आया या कैसे डेवलप हुआ, इसकी क्या डिमांड थी, तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए बी सी। ए बी सी क्यों है, फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिया हुआ है कि साइंस में जो एक जैसे हिस्ट्री में होता है कि हाँ, साइंस की नायलॉन के बारे में बताया कि नायलॉन यहाँ पे कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्या ज़रूरत थी इसकी, किस में सबसे पहले यूज हुआ। उसके बाद बी है टू डेवलप एन एप्रिशिएशन ऑफ हाउ न्यू इन्वेंशंस क्रिएट न्यू डिमांड। यस, इन्वेंशंस, यहाँ पे क्या इन्वेंशन, जैसे कि इन्वेंशन भी आ गया, साइंस में तो इन्वेंशंस होते ही है ना। ये क्या अप्रिशिएट करता है कि ऐसे समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं, मतलब जब नए आविष्कार होते हैं तो उनकी डिमांड भी होती है ना, ठीक है। सी है टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, और क्या करना, साइंस के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
Question 77. Sometimes the students have alternative conceptions related to various science concepts. What should the science teacher do? ठीक है, कभी कभी शिक्षिकाओं को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती हैं। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? टेल द स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज आर रॉन्ग एंड टीच देम द करेक्ट कॉन्सेप्ट। उन्हें क्या बताएं कि शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं, उन्हें सही विचार पढ़ाएं। स्कॉल्ड द स्टूडेंट फॉर हैविंग नॉन साइंटिफिक आइडिया। उनको डांटें, डांटना तो बिल्कुल नहीं है, तो वैसे ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, डांटना आ गया इसमें। इग्नोर द आइडिया, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना है, डांटना भी नहीं है उन्हें, ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट द रिविजिट देयर आइडियाज़ थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। और क्या करना है, अलग अलग जो उनको एक्टिविटीज़ करा के गतिविधि के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने के लिए मदद करना, ठीक है। तो हमें जो पॉजिटिव लग रहा है ये लग रहा है, ठीक है। ये नहीं करना टेल द स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज़ रॉन्ग। हाँ, उनको बताना कि तुम गलत हो और सही चीज़ें बताना, नहीं उनके हिसाब से उन्हें सही आंसर तक लेकर जाना। हेल्प द स्टूडेंट, उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। रिविजिट देयर आइडिया, उनके आइडिया में दोबारा जा करके थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 78. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स अ गुड साइंस क्लासरूम। एक अच्छी साइंस क्लासरूम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हम देखेंगे कि इंडिकेट करता है? द लर्नर्स डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि शिक्षार्थी जो हैं स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं, ठीक है। बी है द लर्नर्स ऑब्जर्व द डिमोस्ट्रेशंस बाय द टीचर एंड राइट इट्स स्टेप्स। जो लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स के द्वारा जो डेमोस्ट्रेट कर रहा है टीचर, उसको देखते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं उसका, और उसके जो स्टेप्स है उसको लिखते हैं। सी है द लर्नर्स आर फ्री टू आस्क मैनी क्वेश्चंस। दो लर्नर होते हैं अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, ये तो है ही, प्रश्न पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द टीचर्स अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक यूज मल्टीपल रीजन्स टू रिसोर्स टू टीच, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है शिक्षण, शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। हाँ, करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो बुक से ही पढ़ाए, उसके अलावा अलग अलग रिसोर्स भी वो यूज़ करता है। फ्री होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ये भी हमारा कैरेक्टर, ठीक है। उसके अलावा हम ले सकते हैं, इसमें हमारा हो सकता है, ए को देख लेते हैं एक बार, ए क्या दिया हुआ है। ए हमारा है द लर्नर्स डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड दे। हाँ, लर्नर जो है अपने प्रयोग स्वयं करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। हाँ, दर्ज, ये भी सही है हमारा। लिखना नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप लिखने का काम नहीं है। एक तो वो क्लासरूम में जो है किसी डिवाइस का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। हाँ, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, और टीचर जो होता है वो टेक्स्ट बुक के अलावा अदर रिसोर्स का यूज कर सकता है। तो ए सी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन 79. सोमिया यूजली टेक्स हर क्लास 7th स्टूडेंट्स ऑन ट्रिप फील्ड, ठीक है। सोमिया अक्सर अपनी क्लास 7th के स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑब्जेक्टिव्स, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? ए इट प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, ये उन्हें ठोस अनुभव प्रदान करता है, मतलब स्टूडेंट को। सी कैन गिव देम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, उन्हें क्या करती है, प्रोजेक्ट और फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए दे सकती है, ठीक है, इसलिए लेकर जाती है। इट इन्हांस प्रोसेस स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये क्या करती है, प्रोसेस स्किल्स को बढ़ाती है। इट सेव्स हर टीचिंग टाइम, या उसके टीचिंग टाइम को सेव करती है। टीचिंग टाइम को तो सेव बिल्कुल नहीं करेगी इसके, ठीक है। उसके अलावा है, हाँ, उसकी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। प्रोवाइड, हाँ, बच्चों में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देती है। गिव देम असाइनमेंट देने के लिए नहीं लेके जाती उनको, ठीक है। प्रोसेस इन्हांस प्रोसेस स्किल्स टू स्टूडेंट, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है, ऑन डी है, ठीक है। क्वेश्चन 80. विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एसेस द एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ स्टूडेंट इन साइंस क्लासरूम। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशलों को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है। बच्चे की एक्सपेरिमेंटल स्किल को हमने क्या करना है, जानना है क्लासरूम में, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग से हम समझ सकते हैं, ठीक है। प्रायोगिक कौशलों की मापन की है उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81. ओपन अ वाटर टैप, ठीक है, नल को ओपन करा है, पानी के नल को खोलना है।
एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म इन द थिन स्ट्रीम, मतलब किसी में इसे कैसे बनाना है कि पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। ठीक है, इसमें से एक बनानी है, फ्लो सो दैट इज फॉर्म अ थिन स्ट्रीम, पतली इसकी धार बन जाए। चेंज रिफिल ब्रिंग इट नियर द वाटर स्ट्रीम, आपने क्या करनी है, एक रिफिल को निकालना है और उसको कहाँ पे लेके जाना है, पानी की स्ट्रीम पे लेके जाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होता है, राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी के बारे में लिखो। तो द स्किल्स डेवलप्स इन द स्टूडेंट्स थ्रू दिस एक्टिविटी इज़ आर, अब आपने बताना है कि ये एक्टिविटी जो है बच्चे में क्या डेवलप करती है, किस चीज़ का विकास करती है। ठीक है, या किस कौशल का विकास करती है, बच्चा क्या कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंट ओनली, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन ओनली। अब इसमें जो देखो, एक तो बच्चा क्या कर रहा है, ओपन अ वाटर टैप, एक नल को खोलिए, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म अ थिन स्ट्रीम, हाँ कि पतली उसकी धार बन जाए। उसके बाद है आपने क्या करना है, हाँ चेंज अ रिफिल ब्रिंग इट नियर अ वाटर स्ट्रीम, पानी की धार के पास उस रिफिल को लेकर जाओ। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, ऑब्जर्व करो क्या होता है, ऑब्जर्व तो कर ही रहा है वो सारी चीज़, जब से वो कर रहा है तब से ऑब्जर्व भी करेगा, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट रिपोर्ट ऑन एक्टिविटी, उसके बाद इसके बारे में शॉर्ट रिपोर्ट लिखो। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट लिखने का मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका। दूसरा, वो क्रिएटिविटी भी आ रही है उसमें, तो ये हमारा हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, वो उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन भी किया, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया और उसने क्या किया, उसने क्रिएटिविटी भी आई इसमें बच्चे में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर सी। 82, नेक्स्ट हमारा 82, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, के बारे में आपने इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इवन द मोस्ट stabilized and universal law of science are always regarded as the provisional subject to modifications the light of new observation, experiment and analysis. Even the most stabilized and universal law of science are always regarded as provisional subject of modification in the light of new observation, experiment, analysis. जो विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों, विश्लेषण, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, जो नए ऑब्जर्वेशन है, नए एक्सपेरिमेंट है, नए एनालिसिस हैं, उनके संदर्भ में हमेशा ही कैसा माना जाता है, अंतिम माना जाता है, संशोधनीय और अंतिम माना जाता है। बी कह रहा है कि द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स demarcation demarcation from other field continue to be the matter of philosophical debates, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्र में इसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। ठीक, speculation and conjecture also have the place in science, but ultimately a scientific theory to be the acceptable must be verified by relevant observation and or experiment, विज्ञान के अनुसार और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। ठीक है, लास्ट है डी है, साइंस इज कंसिडर्ड एज वैल्यू न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड द लॉ ऑफ साइंस आर व्यूड एज फिक्स्ड। ठीक है, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है बी, द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमार्केशन फ्रॉम अदर फील्ड कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ फिलोसॉफिकल डिबेट, मतलब जो हमारा ठीक नहीं है, बाकी सारे ठीक लग रहे हैं, ये ठीक नहीं है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है, तो हमारा ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर्स टू टीच द टॉपिक सेव एनर्जी। ठीक है, इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो अप्रोप्रिएट है जब टीचर क्या करता है, सेव एनर्जी टॉपिक को टीच करता है, पढ़ाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं, सेव एनर्जी के लिए क्या सही तरीके हैं अगर टीचर को पढ़ाना है तो। आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन्स ऑन सेविंग एनर्जी, एनर्जी सेव करने के लिए स्लोगन लिखने। ठीक है, नारे लिखने के लिए कहना है बच्चों को। राइट एट लिस्ट 5 वेज टू सेव एनर्जी, 5 तरीके जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मेक अ मॉडल प्रोजेक्ट टू डिपिक्ट एनर्जी सेविंग, मॉडल बनाना है या प्रदर्शित करना है, मॉडल या नमूना जिससे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लाइव्स। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट लग रहे हैं देखो, फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो नारे लिखने हैं। ठीक है, नारे लिख के तो क्या है, हम एनर्जी को सेव, अब दोनों में ही एक चीज़ देखते हैं,
सी और डी तो हमारे करेक्ट। अब आता है ए और बी की, ठीक है। ए और बी कैसे करेक्ट नहीं हो सकते हैं या करेक्ट हो सकते हैं? ए और बी दोनों में ही एक तो लिखने का काम है। इसमें बी में देखो 5 तरीके लिखने हैं और ए में नारे लिखने हैं। अब दोनों को ही हम अगर देखें तो नारे लिखने से बेटर है कि तरीके लिखना, कि हम किस तरीके से एनर्जी को बचा सकते हैं। मतलब बच्चा लिखेगा, 5 तरीके लिखने को कहेंगे, अपने आइडिया अपने दिमाग से वो काम करेगा, लिखेगा, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि ज़्यादा बेटर, कि बी हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि तरीके लिखेगा। तरीके लिखने से क्या है, वो तरीके बताएंगे कि हाँ इस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। नारे में तो चलो स्लोगन है, ऐसा कुछ इसका ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है कि रोल की स्लोगन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी हमारा बी में है, ठीक है। क्वेश्चन 84, ठीक है। क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है, देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट हैं, वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन आर द लेस देन दोज ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। मतलब ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर जो उसका रेवोल्यूशन पीरियड होता है हमारी अर्थ के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन, और रोटेशन का जो है मोर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द अर्थ, और अर्थ की तुलना में ज़्यादा है। रोटेशन ज़्यादा है लेकिन रेवोल्यूशन कम है, ठीक है। दीज प्लैनेट्स आर, आपने बताने कि ये प्लैनेट कौन से हैं, ठीक है। मतलब रिवॉल्यूशन तो है अर्थ के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। 2 ऐसे प्लैनेट हैं और रोटेशन ज़्यादा है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, ठीक है। बी हमारा मरकरी एंड वीनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, तो चलो इसके आंसर में चलते हैं। अगर हम बात करें सन की, ये हमारा सन है। सन के बाद सबसे जो पहला प्लैनेट होता है मरकरी होता है, वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में देखिए, रिवॉल्व मतलब रिवॉल्व करना, चारों ओर इसके घूमना, सन के अराउंड, ठीक है। अब ये 2 प्लेनेट घूमेंगे तो ये पास में है, तो इसका रेवोल्यूशन मतलब कम होगा अर्थ से, ठीक है। तो इनका रेवोल्यूशन कम है और रोटेशन जो है वो अर्थ का ज़्यादा है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, मरकरी एंड वीनस, ठीक है। मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर 113, ठीक है, 666 एंड ये आपका दिया हुआ है एंड 1535 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओनली एस इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस, FeS and Al are solid at 200 degree Celsius. Only F is solid at 200 degree Celsius. Al and Fe are solids at 200 degree Celsius. ठीक है, तो आपने इसमें देखना है, देखो सल्फर इज सॉलिड, सल्फर जो होता है 200 में सॉलिड होता है। Fe सल्फर एल्यूमिनियम सॉलिड्स है 200 में, ये तीनों ही होते हैं। ओनली आयरन ही होता है 200 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम आयरन जो होते हैं 200 में क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है डी होगा। एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं वो 200 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 86, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट अप इन सच अ वे दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी वी connected to a bulb B1 which is connected to a resistor R which is connected to a bulb B1 B2 is finally connected to the negative terminal of a battery. Both the bulb are glowing. If the value of R is increased then, अगर हम R को बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी B का धनात्मक टर्मिनल B1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब की आपने बताना है कि दोनों ही जो बल्ब है बोथ द बल्ब्स आर ग्लोइंग, और दोनों ही बल्ब जल रहे हैं, ठीक है। अगर R को बढ़ा देते, R की जो वैल्यू है जो बढ़ा दी जाती है, तो आपने मान बताना है क्या होगा, ठीक है। हमारा जो इसका आंसर है वो है B1 और B2 में दोनों में ही कोई चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 to 42, यस ये करेक्ट है हमारा। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूजली 10 to 110 डिग्री, ये 10 से नहीं होता है, -10 से होता है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो बी वाला करेक्ट नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी नहीं करेक्ट है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट ए बी करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, यस इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई साइक्लोन, सबसे ज़्यादा साइक्लोन से क्या अफेक्टेड है, पूरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आ चुका है आपका। क्वेश्चन 89,
द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट, मतलब जो हीट के सोर्स होते हैं, ठीक है, हीट के सोर्स मतलब गर्मी के जो सोर्स होते हैं, वहाँ पे हवा जो होती है गर्म हो जाती है और राइजेस ऊपर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू द टेक इट्स प्लेस, और इसके बगल की हवा है उसका प्लेस ले लेती है, ठीक है, मतलब ये गर्म हवा है, ये ठंडी हुई ऊपर पहुँच गई, ठीक है, ऊपर पहुँची तो जो ठंडी हवा है, गर्म हवा ऊपर पहुँची, ठंडी हवा ने इसका प्लेस ले लिया, ठीक है। दिस इज़ द वे इन विच द एयर गेट हीटेड बाई ऑयल हीटर, इस प्रकार जो एयर है वो ऑयल हीटरों से क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, क्या प्रोसेस है आपने बतानी है, ठीक है। तो इसमें है कि कंडक्शन है, डिफ्यूजन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो अब देखो इसका जो आंसर हमारा करेक्ट है वो है हमारा आंसर सी है, ठीक है। इनमें जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हमने किसी लोहे की छड़ी को गर्म किया, वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो वो हमारा किस में हो रहा है, कंडक्शन की प्रोसेस है। कन्वेक्शन वो है जैसे हमने पानी को गर्म किया, पानी हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो गर्मी ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन है। लिक्विड और बाकी गैसेस में भी है, गैस में जो है जैसे हीटर का एग्जांपल दिया है, ठीक है, गैस निकल रही है, तो आपका है एग्जांपल कन्वेक्शन का। रेडिएशन जो उसमें कोई मीडियम नहीं होता है, जैसे कि सन की रेस हमारे पास आती है, सन की लाइट, तो वो रेडिएशन का प्रोसेस है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन क्यों, क्योंकि ये किस में होता है, लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र जो होती है, ठीक है। तो ऑयल का पूछा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कन्वेक्शन, ऑयल हीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। अ बुक इज लेइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस ऑफ अ टेबल, एक जो बुक है वो किसी रेस्ट पोजीशन में रखी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इट्स फोर्स, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फोर्स का जो है पेयर बैलेंस फोर्स का यहाँ पे लगा होता है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फॉर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ये अभी इससे पहले जो आपका पेपर हमने सॉल्व भी किया था सेप्टेम्बर 2016 वाला, तो वहाँ पे भी ये हमने पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हमने ये आज सॉल्व कर लिए हैं पूरे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।